NumPy एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसका काम होता है एरेज को ऑपरेट करना, इसको एरेज को, ठीक है। NumPy is a Python library used to operate arrays. एरेज को ऑपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं NumPy, ठीक है। अब एरेज क्या होता है? एरेज क्या होता है? व्हाट इज एरे? व्हाट इज एरे? कॉन्टिन्यूस वे में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। नाम सुना है आपने एरे का? पहले कहाँ सुना है? एक और नाम शायद आपने पहले सुना हो, मैट्रिक्स, सुना है? मूवी नहीं, मूवी नहीं, मैट्रिक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, जिसमें डेटा आप स्टोर करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ, एक तरह से आप बोल सकते हो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में आप स्टोर करते है ना। उसमें आप डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और दूसरा कि इसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं, जो डायमेंशन में जितने भी डेटा है, उनका सबका डेटा टाइप एक ही होगा। आप डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते किसी को, है ना। अगर नंबर है तो सारे ही नंबर मिलेंगे। मैट्रिक्स तो वैसे ही मैथ्स में यूज होता है, तो वहां तो नंबर ही यूज होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के तरह का ही एक फॉर्मेट बनाया गया है एरे। लेकिन एरे मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर यूज नहीं होते, यहाँ किसी भी टाइप का डेटा यूज हो रहा है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग डेटा के साथ भी एरे बना सकते हैं, आप बुलियन डेटा के साथ भी एरे बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स से मैच करती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स से मैच करती है, लेकिन एग्जैक्टली मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट सिर्फ डेटा टाइप के मामले में है, इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। एरेस का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स का डेटा टाइप सिर्फ नंबर होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है, क्योंकि हम उसको मैथ्स में यूज करते हैं। तो मैथ्स में तो नंबर पे ही ऑपरेट करते हैं सारी चीजें, राइट। लेकिन एरेस प्रोग्रामिंग के टाइप का एक मैट्रिक्स है, जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो, लाइक नंबर रख सकते हो, बुलियन डेटा रख सकते हो, फ्लोट डेटा रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्ट्रिंग डेटा, आप स्ट्रिंग डेटा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्रामिंग एरे, विच इज अलाइक मैट्रिक्स, है ना। मैथमेटिकल मैट्रिक्स के जैसा होता है, प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है, राइट। सो एरे इज अ डेटा कलेक्शन with that can have multiple dimension या multi dimension can have multi dimension with homogeneous होमोजेनस का मतलब, होमोजेनस का मतलब एक जैसा, है ना, एक ही जैसे वैल्यूज। जैसे नंबर है तो सारे ही नंबर मिलेंगे आपको, टेक्स्ट है तो सारे ही टेक्स्ट मिलेंगे, बुलियन है तो सारे ही बुलियन मिलेंगे, राइट। आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इस कलेक्शन में नहीं रख सकते, राइट। तो
तो एरेज एक ऐसा कलेक्शन है जो मल्टी डायमेंशन में हो सकता है एंड इसमें एक ही तरह की वैल्यू स्टोर की जाती है। लेकिन पाइथन के पास जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनमें किसी भी डेटा टाइप के पास इस तरह की प्रॉपर्टी वाला डेटा टाइप नहीं है। लिस्ट है, बट लिस्ट में मल्टी डायमेंशन आप बना सकते हैं। 1D लिस्ट, 2D लिस्ट, 3D लिस्ट आप बना सकते हैं, डायमेंशन आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट सेम टाइप की वैल्यू का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं। लिस्ट में आप डेटा रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये रूल अप्लाइड नहीं है कि एक ही तरह की वैल्यू होगी, अलग तरह की भी वैल्यू रखी जा सकती है लिस्ट में, तो वो ये रूल फॉलो नहीं कर पाता है ना। तो एक तरह से एरे का मिलता जुलता डेटा टाइप है लिस्ट, लेकिन पूरा एरे नहीं है, पूरा एरे नहीं। तो अब एरे बनाने के लिए अब हमारे पास जो हमें काम करना है वो पूरा एरे पे करना है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स वाले ऑपरेशंस रन करना है। तो मैट्रिक्स वाले ऑपरेशंस के लिए डेटा भी उसी टाइप का होना चाहिए कि हर डेटा एक ही तरह का होना चाहिए, अलग अलग तरह का डेटा आप यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए आपको एरे टाइप का फॉर्मेट यूज करना होता है, और पाइथन में चूंकि एरे नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमें दिया गया है नमपाई। नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा को एरे बना सकते हैं, है ना, और उसको ऑपरेट कर सकते हैं मैट्रिक्स जैसे ऑपरेशंस। मैट्रिक्स के कोई ऑपरेशंस पता है आपको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लाइक डॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, ट्रांसपोज, ठीक है, और इनवर्स, राइट, और कंजुगेट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। आगे देखते हैं, कई सारे ऑपरेशन मिलेंगे अभी, ठीक। तो नमपाई पहले हमने इंपोर्ट किया। अब चूंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन में डायरेक्टली एरे होता नहीं है। पाइथन के पास कोई ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आप एरे बना सकते। आप एरे बनाएंगे भी तो नमपाई से बनाएंगे, है ना। तो हम पाइथन को पहले तो डेटा पाइथन को दिया जाता है, पाइथन की लाइब्रेरी तो बाद में यूज होती है, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो डेटा आएगा वो किसी ना किसी ऐसे कलेक्शन में आएगा जो पाइथन का कलेक्शन है, लाइक लिस्ट, टपल, सेट, इनमें आप डेटा पहले स्टोर करोगे, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास कोई डेटा है, कलेक्शन है लिस्ट के फॉर्म में, आपने डेटा लिखा लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्टली एरे बनता नहीं। आप पहले लिस्ट में डेटा रखते हैं, फिर इस लिस्ट वाले डेटा को एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए नमपाई का यूज करेंगे और लिखेंगे np.array और उस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर ये एरे बनेगा। अब इसके पास एरे की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब ये बन गया एरे। अब इसके पास एरे की प्रॉपर्टी है, ARR कर दो इसको। अब इसके पास एरे की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अब एरे की प्रॉपर्टी आने के बाद आप एरे को चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही दिख रहा है ना। लिस्ट में भी तो ऐसे ही दिखता है। लिस्ट और एरे में ऐसा कोई डिफरेंस तो लग नहीं रहा, सेम ही है। एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है कि अगर मैं लिस्ट में 6.6 लिख दूं तो ये जितने भी डेटा हैं वो सब इंटीजर हैं, ये फ्लोट है, डेटा टाइप चेंज हो गया, है ना। तो लिस्ट में अलाउड है कि आप डेटा टाइप अलग अलग रख सकते हैं,
लेकिन एरे में अलाउड नहीं। एरे में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, है ना। तो या तो ये डिनाई करेगा कि नहीं ये डेटा नहीं रख सकते, या फिर ये सबका डेटा सेम ही कर देगा अपने एंड से। चेक करते हैं ये क्या करता है। इसने क्या किया, सबका डेटा ही फ्लोट बना दिया, है ना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिंपल थी कि इसको सारा डेटा एक ही टाइप का रखना था। आप मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर नहीं कर सकते एरे में। एरे के पास सिर्फ एक ही टाइप का डेटा हो सकता है। तो आपने डिफरेंट डेटा दिया या डिफरेंट टाइप का डेटा दिया, उसने उसी टाइप में सबको चेंज कर दिया। 1.2.3.4.5 पॉइंट, मतलब सभी फ्लोट बन गए। लेट से मुझे सभी इंटीजर चाहिए थे, तो ऐसा भी तो हो सकता था, इसने सबको फ्लोट बना दिया, क्योंकि एक फ्लोट था उसने सबको फ्लोट बना दिया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उन डेटा टाइप्स की अपना एक प्रायोरिटी लेवल होता है ना, जिसमें इंटीजर की प्रायोरिटी लेवल सबसे लेस होती है। इंटीजर से ऊपर होता है फ्लोट, है ना, फ्लोट से ऊपर होता है कॉम्प्लेक्स, राइट, उससे ऊपर होता है बुलियन एंड सो ऑन, और सबसे ऊपर होता है स्ट्रिंग। तो अगर कोई भी एक सिंगल डेटा स्ट्रिंग है तो बाकी सबको स्ट्रिंग बनना पड़ता है, ठीक है? अगर कोई एक वैल्यू भी स्ट्रिंग है बाकी सबको ये स्ट्रिंग बनाएगा। अगर कोई एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स है तो बाकी सबको कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी लेवल पे बेसिकली इसको सेट किया गया, राइट। तो अगर आपको सारे वैल्यूज इंटीजर चाहिए तो क्या करें? तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को सभी इंटीजर चाहिए। तो अगर सभी इंटीजर चाहिए तो आप डेटा टाइप बताओगे, क्योंकि प्रायोरिटी लेवल पे बाय डिफॉल्ट वो सबको फ्लोट बना रहा था, है ना। इंट ने क्या किया, सबको इंटीजर बना दिया। तो अगर आपको वो प्रायोरिटी फॉलो नहीं करनी है तो आप अपना डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो एरे है इसका डेटा टाइप अभी तो वैसे हमने डिफाइन किया है, लेकिन कभी आपको देखने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एरे डॉट डी टाइप, है ना, विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा टाइप, कि आपके एरे के पास कौन सा डेटा टाइप है, जो वैल्यूज है उनका टाइप क्या है। सभी टाइप तो एक ही होंगे, इसने आपको बता दिया इंटीजर 32, मतलब इस एरे में जितने वैल्यूज हैं सब इंटीजर टाइप के, ठीक है। दूसरा 32 का मतलब 32 बिट। सर मेरे में 64 आ रहा है। हाँ 64 आ रहा है आपका। हाँ जी सर। 64 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका नंपाई का वर्जन नया है, मेरा नंपाई वर्जन पुराना है। ये कैसे पता चलेगा सर? मतलब ये 32 और 64 जो है ये बिट साइज है। आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है जैसे 1 है, तो 1 को स्टोर करने के लिए कितने बिट यूज हुए हैं, तो 1 को स्टोर करने के लिए 32 बिट यूज हुए, है ना। और 32 बिट का मतलब 4 बाइट, आप में 8 बाइट है, क्योंकि आपका 64 बिट, 64 बिट मतलब 8 बाइट, एक बाइट के अंदर 8 बिट, हाँ। तो ये आपको मेमोरी स्टोरेज बता रहा होगा
कि एक डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी यूज हुई। आप डेटा टाइप से ही पता कर सकते हो एक डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास कितनी मेमोरी दी गई। अभी जैसे मेरे केस में अगर देखा जाए तो इसको 4 बाइट मिले हैं, इसको भी 4 बाइट मिले हैं, इसको भी 4 बाइट मिले हैं, इसको भी 4 बाइट मिले हैं, इसको 4, इसको 4 बाइट की मेमोरी हमें मिली है डेटा स्टोर करने के लिए। तो टोटल अगर 6 बाइट है, हमारे 6 डेटा है, तो मतलब टोटल हमारे पास 24 बिट की मेमोरी होगी, बाइट की, 24 बाइट की मेमोरी हमें मिली है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, टोटल 24 बाइट की मेमोरी मिली है। और आपके अकॉर्डिंग देखा जाए जिसमें 64 का आपका इंटीजर साइज है, तो मतलब 8 बाइट का मिला है ना। तो मतलब आपको 48 बाइट में ये पूरा डेटा स्टोर हुआ होगा आपके लैपटॉप में। और मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर हुआ होगा एरे का, उसने 24 बाइट्स लिए। मतलब ये मेमोरी साइज डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो सर इस हिसाब से तो लेट जो पुराना है वो एफिशिएंट हुआ ना, नमपाई का वर्जन। नहीं इफिशिएंट वाली बात नहीं होती है। क्या होता है कि जैसे ये लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो डेटा होता है ये तो डिफॉल्ट हुआ। ये जो आपका मेमोरी दे रहा है ये आपको ये डिफॉल्ट दे रहा है। आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ भाई डिफॉल्ट ही यूज करना। 8 बाइट है तो जरूरी नहीं 8 बाइट ही यूज करना। आप इसका बाइट साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बोला मेरे को जो है np.int32 में यूज करना है, तो आप ऐसे लिख करके उसको और साइज छोटा कर सकते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट 64 है, आप में बाय डिफॉल्ट 64 आता है, बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो उसका साइज, है ना। 16 करना आप 16 कर सकते हैं, इसका बाइट साइज और कम हो जाएगा, अब 2 बाइट का हो गया, है ना। 8 बाइट में करना है वो भी कर सकते हैं आप। तो 8 इससे बिट बस में मेमोरी पे फर्क पड़ेगा सर, इसकी परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा? परफॉर्मेंस नहीं होती है। देखो मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज के लिए होता है ना। मेमोरी का मतलब हुआ कि मान लो आपके पास 1 बाइट की मेमोरी है। 1 बाइट की मेमोरी का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 1 बाइट मेमोरी है, इसका मतलब कि आप इस मेमोरी में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज के लिए होती है। तो अगर किसी भी डेटा की मेमोरी 1 बाइट की है, तो आप कितने वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मान लो आपके पास इंटीजर 1 बाइट का है, 1 बाइट के इंटीजर में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 1 बाइट का मतलब आपके पास, मैं बता रहा हूँ, आपके पास टोटल 8 स्लॉट्स है ना। टोटल आपके पास 8 स्लॉट्स हैं इस तरह के। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, एक और बनाना पड़ेगा 8 के लिए। Insert a column in left या right, right पे कर देते हैं। ठीक है, टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, 8। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। मान लो आपके पास ये मेमोरी है
1 बाइट की, इसको बोलेंगे 1 बाइट मेमोरी। ये जो है ये 1 बाइट की मेमोरी है आपके पास। अब 1 बाइट की मेमोरी में क्या क्या डेटा रखा जा सकता है? तो मेमोरी के अंदर सिर्फ बाइनरी वैल्यू स्टोर होती है। जब भी आप कोई मेमोरी देखते हैं तो उस मेमोरी के अंदर सिर्फ बाइनरी वैल्यू स्टोर होती है ना। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो बाइनरी वैल्यू तो दो ही है अपने पास, 0 और 1। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। दूसरी ये वैल्यू स्टोर हो सकती है। तीसरी ये वैल्यू स्टोर हो सकती है। कितने कॉम्बिनेशन स्टोर हो सकते हैं इसमें? कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ बाइनरी वैल्यू स्टोर हो सकते हैं? इन 8 जो बॉक्सेस हैं, इन 8 बॉक्सेस में कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ बाइनरी वैल्यू स्टोर किए जा सकते हैं? टू का पावर 8, कितने? 2 की पावर 8, इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। तो मतलब ये आपको देगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितनी होती है? बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा ही वैल्यू। 2 की पावर 8, हाँ 256, राइट। 2 की पावर 8 मतलब 256, मतलब 256 वैल्यू का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, ठीक है। 256 बाइनरी वैल्यू जिसमें रखी जा सकती है, राइट। जिसमें हर एक बाइनरी वैल्यू का एक डेसिमल नंबर होता है, जैसे ये है, इन सभी बाइनरी वैल्यू का डेसिमल नंबर है 0, ठीक है। इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल नंबर है 1, इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल नंबर है 2, इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल नंबर है 3। इस तरह से आप टोटल 256 वैल्यू रख पाएंगे, है ना। अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है, अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी? 255। 0 से स्टार्ट हुआ है तो एक वैल्यू पीछे से कम हो जाएगा। तो आप बेसिकली इसमें जो डेटा रख सकते हैं वो 0 से लेकर के 255 वैल्यूज, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है, बात समझ आई। तो जब भी किसी मेमोरी में डेटा रखा जाता है तो मेमोरी का साइज इंपॉर्टेंट होता है, कितना साइज का मेमोरी आपको दिया गया डेटा रखने के लिए। तो अगर 1 बाइट की ही मेमोरी दी गई है तो आप उसमें 0 से लेके 255 तक की ही वैल्यू रख सकते हैं, 256 भी नहीं रख सकते, ठीक है। और जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, अब अभी मैंने जो डेटा टाइप चूज किया वो 1 बाइट का है, 8 बिट लिखा है ना, int 8 का मतलब 8 बाइट, राइट। और मुझे अभी स्टोर करना है इसमें 255 या 256। चेक करके देखते हैं स्टोर कर पाता है कि नहीं। इसने 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, 256 उसने स्टोर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका मेमोरी साइज अलाउ ही नहीं करता। उसका मेमोरी साइज अलाउ करता है सिर्फ 0 से 255 वैल्यू को स्टोर करने। तो मतलब वो 255 से आगे की कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता। आपकी वैल्यू की रेंज उतने ही रेंज में होनी चाहिए जितनी आपकी मेमोरी साइज है, ठीक है। तो अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है 255 से, तो उसके लिए आपको इसका मेमोरी साइज बढ़ाना पड़ेगा। मेमोरी एक तरह का घर होता है, मतलब इट्स लाइक अ हाउस, है ना। कि अगर आपके पास कोई हाउस है
उस हाउस में रहने के लिए अगर 4 लोगों की ही जगह है तो आप 4 ही रख सकते हैं ना, 5वां तो नहीं रख सकते। अगर 5वां कोई बंदा उसमें ऐड करना है, ऑक्यूपाई कराना है, तो आपको आपके मेमोरी साइज को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब घर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। मेमोरी उसी तरह का एक घर है, राइट, हाउस है, जिसमें हर एक मेमोरी साइज का एक लेंथ होता है, उस लेंथ के हिसाब से डेटा स्टोर किया जाता है। अगर 8 बिट का लेंथ है तो मतलब 256 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, है ना। और अगर 16 बिट का लेंथ है तो 2 की पावर 16 कर दो, उतने डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अगर 32 बिट का आपका वो है साइज तो 2 की पावर 32 कर दो, और 64 बिट की लेंथ है 2 की पावर 64। ठीक है, उससे जो वैल्यू निकलती है, जब आप 2 की पावर करेंगे तो जितना आपको वैल्यू मिलेगा उतना ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए मेमोरी साइज जो डिफाइन की जाती है, जैसे आपने एसक्यूएल पढ़ा है, पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ लिया होगा आपने। एसक्यूएल में डेटा टाइप जो होता है इंटीजर का, वो अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है उसमें लॉन्ग, या उसमें होता है, नहीं लॉन्ग नहीं होता, उसमें होता है बिग इंट, मीडियम इंट, इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इस तरह के कई सारे इंट होते हैं। इंटीजर सिर्फ इंट का नहीं होता, इंटीजर में स्मॉल इंट, बिग इंट, है ना, मीडियम इंट, टाइनी इंट, ये अलग अलग टाइप के इंटीजर्स होते हैं। तो ये इंटीजर क्या है, ये इंटीजर सभी साइजेस हैं कि आपको कितना रेंज स्टोर करना है। अगर टाइनी इंट लेंगे तो इतना ही मिलेगा, 0 से 255 तक, बस, उससे ज्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। उसमें आपको 1 बाइट मिलता है ना। मीडियम इंट लेते हैं तो 16 बाइट मिलता है, 32 बाइट मिलता है, 32 बिट मिलता है, मतलब 4 बाइट। तो हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो मेमोरी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट आपको 64 मिला था, 64 मतलब एक बाय डिफॉल्ट स्टोरेज मिली है, उतनी स्टोरेज आपको डिफॉल्ट में दी गई है ना। अगर उतने स्टोरेज का आपके पास काम नहीं है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं आपके रेंज के हिसाब से। अगर उतना मेमोरी आपका कंज्यूम नहीं हो रहा तो आप उस साइज को छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना डेटा टाइप मेंशन कर दो कि मेरे को छोटे साइज का इंटीजर चाहिए, बस, तो उसका मेमोरी साइज छोटा कर देगा। जो आपको मिल रहा था 32, 64, ये सब डिफॉल्ट साइज है। तो पुराने नंपाई जो चल रहे थे उसमें डिफॉल्ट साइज रखा गया था 32। अभी जो नया वर्जन आया है उसमें डिफॉल्ट साइज रखा गया है 64। इसीलिए आपको 64 दिख रहा है, बट इससे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, ये मेमोरी साइज ने बड़ी कर दी, है ना। लेकिन बड़े साइज का भी नुकसान है। बड़े साइज का नुकसान ये है कि हम उसमें पूरा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे। हम जो डेटा रख रहे हैं वो डेटा कम मेमोरी में ही यूज हो रहा है। अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डेटा मान लो ये यूज कर रहा हूँ, तो इन डेटा को स्टोर करने के लिए तो 1 बाइट काफी है, 1 बाइट में भी ये डेटा स्टोर हो जाएगा। तो हमें 8 बाइट अगर मिला भी है, उस 8 बाइट का मैं करूंगा क्या, उस 8 बाइट का मैं करूंगा क्या, सब में से 7 बाइट जो है वो वेस्ट हो रहा है। इस डेटा को रखने के लिए 8 बाइट मिला, जिसमें कि जो ये 1 बाइट में भी स्टोर किया जा सकता था, अब इसका 7 बाइट तो वेस्ट है, इसका भी 7 बाइट वेस्ट है, इसका भी 7 बाइट वेस्ट है। इस तरह से आपके वेस्टेज निकल गए 7 × 6, इतने तो वेस्ट ही हो गए। तो मेमोरी साइज बड़ा होने का कोई एडवांटेज नहीं होता, वो डिपेंड करता है, वो बाय डिफॉल्ट वो आपको दे देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई बड़ी मेमोरी साइज ही ऑफर की जाती है, छोटी मेमोरी साइज ऑफर नहीं की जाती कभी भी, है ना। बड़ी साइज ऑफर करने का रीजन है कि मान लो आपको एक बार कोई आपको डेटा टाइप के बारे में आइडिया नहीं है और आपने कोई बड़ी वैल्यू रख दी तो कहीं वो डिनाई ना कर दे, तो इसलिए बड़ी साइज ऑफर कर दी जाती है कि आप बड़ी वैल्यू भी रखेंगे तो वो रख लेगा, राइट। छोटी, अगर इसने आपको छोटा साइज ऑफर कर दिया डिफॉल्ट में ही, तो आप बड़ी वैल्यू रखने जाएंगे और डेटा टाइप का अगर आपको नॉलेज नहीं है
तो आपको हर बार एरर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है, इसलिए बड़ा साइज ऑफर किया जाता है। सबसे बड़ा साइज होता है मेमोरी का, वो डिफॉल्ट में ऑफर कर दिया जाता है। बाकी अगर आपको डेटा टाइप की अच्छी नॉलेज है, कितने साइज में कितना डेटा रखना है ना, ये अगर आपको पता है तो आप उसके हिसाब से अपना मेमोरी ऑल्टर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये है हमारे पास डेटा टाइप विथ 8 बिट। 8 बिट का मतलब 1 बाइट। अच्छा, अगर आपको बाइट साइज देखनी है, ये तो बिट साइज हो गया ना, ये तो बिट वैल्यू हो गई। अगर बाइट साइज देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, एरे डॉट आइटम साइज। आइटम साइज आपको बाइट साइज देता है, तो उस पर्टिकुलर एरे में एक डेटा को रखने के लिए कितनी बाइट यूज हुई है। कितना बाइट? 1 बाइट। ठीक है, और इसका 32 कर दो तो क्या होगा, कितने बाइट होंगे इंट 32 में? इंट 32 अगर मैंने रखा तो टोटल बाइट साइज कितना होगा? अच्छा, इंट 64 कर दिया, बाइट साइज हो गया 8। ठीक है, तो आइटम साइज आपको बाइट साइज बता के देता है ना, कितना बाइट मेमोरी यूज हुआ है आपके डेटा को स्टोर करने में। एक कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? एक लेटर। दिखा, आस्काई नंबर पता है आप लोगों को? आस्काई नंबर्स सुना है ना? अब जितने भी आस्काई नंबर्स होते हैं वो सभी लेटर्स के ही बनते हैं, जैसे ABCD लेटर्स हैं ये सब। इसमें बाइट की कितनी वैल्यू है, बिट की कितनी वैल्यू है? टोटल कितने बिट हैं इसमें? 8 हैं। तो मतलब एक लेटर जो आपका स्टोर होता है वो एक बाइट में स्टोर होता होगा, है ना? टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल कितने लेटर्स हैं? कितने हैं? मैक्सिमम देखना कहाँ तक जाता है, समझ आया? 255 कहाँ से आया है? तो एक बाइट में स्टोर किया जा रहा है तो 255 ही लेटर्स हो सकते हैं। आस्काई में 255 लेटर ही डिफाइंड है, क्योंकि उन लेटर्स को स्टोर करने के लिए एक ही बाइट की मेमोरी मिली थी। तो एक बाइट में 0 से लेकर 255 डेटा ही स्टोर किए जा सकते थे, इसलिए 255 कैरेक्टर्स ही बने, है ना? फिर धीरे धीरे जब थोड़ा इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स का, तो स्टैंडर्ड और चेंज किया गया। ये तो अमेरिकन स्टैंडर्ड हो गया, और भी अलग अलग लेटर्स आ गए, मैथमेटिकल लेटर्स आ गए, अल्फा बीटा गामा आ गया, है ना? उनके लिए अलग स्टैंडर्ड बनाए गए। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश तो खैर था ही, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, है ना, रशियन हो गया, ये सभी अलग अलग लैंग्वेजेस आ गए, उनके अपने स्टैंडर्ड बन गए, तो साइज और बड़ा हो गया। ठीक है, नॉर्मली जब स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर तो इंग्लिश में ही हुआ था। इंग्लिश के लिए यही सारे आपके बाइट साइज डिफाइन किए गए थे स्टैंडर्ड में। ये स्टैंडर्ड बाइट साइज है, ए का इतना होगा, बी का इतना होगा, सी का इतना होगा, काइंड ऑफ। तो 255 से ज़्यादा कैरेक्टर्स मिला ही नहीं, जिसमें सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स नहीं है, इंग्लिश के लेटर्स के साथ साथ सिंबल्स भी हैं,
और लैटिन के लेटर्स भी हैं। लैटिन जो आपका वो होता है लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज के भी आपको लेटर्स मिल जाएंगे। ये सब ये लैटिन कैपिटल लेटर है ना, ये लैटिन के कैपिटल लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये लैटिन में भी। तो लैटिन के लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे आपके जैसे करेंसी के सिंबल्स होते हैं वो सारे सिंबल्स, है ना, ये सब कुछ इसमें डाला गया 0 से लेके 255 तक में। ठीक है, ये सब एक एक बाइट का स्टोरेज होल्ड करते हैं, एक बाइट से ज़्यादा इनकी स्टोरेज नहीं होती। इसलिए जो आप देखते हो डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है, नोटपैड की जो फाइल होती है, नोटपैड की फाइल बहुत छोटी बनती है, केबी में बनती है, इसलिए कि एक एक लेटर जो होता है वो एक एक बाइट को स्टोर करता है। लेकिन वर्ड की फाइल थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है। वर्ड की जो फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, उसका वर्ड का फाइल ज़्यादा हैवी होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक वर्ड का बाइट साइज बड़ा होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें लेटर्स नहीं होते, लेटर की फॉर्मेटिंग भी होती है, कलर भी होता है, सब कुछ जोड़ करके उसका बाइट साइज बड़ा हो जाता है। नोटपैड में तो आप कलर कर ही नहीं सकते। नोटपैड में तो आप जो भी लेटर लिखते हैं एक ही कलर में दिखता है, डिफॉल्ट कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही दिखेगा, है ना। तो बाइट साइज बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती। तो जो बाइट साइज है वो एक ही का, एक बाइट में आपको डेटा स्टोर करके देगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके डेटा को स्टोर करने के लिए जितना बाइट साइज डिफाइंड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो आप नंपाई में एरे बनाने के लिए हर एक डेटा की अपने एक बाइट साइज आप डिफाइन कर सकते हो, इसका हम डेटा टाइप क्या रखेंगे और कितने बाइट का उसको मेमोरी स्पेस मिलेगा। ठीक है, अभी अगर हमने 64 रख दिया तो क्या अभी हम 256 स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बाइट साइज तो बड़ी हो गई। अब देखो 256 दिखेगा आपको, पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि पहले का बाइट साइज छोटा था, उसमें वो ऑक्यूपाई नहीं हो रहा था वो डेटा। हमने बाइट साइज बड़ा कर दिया तो डेटा दिखने लगा। ठीक है, तो ये उसके स्टोरेज का डिफरेंस है, कितना स्टोरेज आपको मिला है, राइट। नेक्स्ट, एरे डॉट। अच्छा, अभी जो आप एरे यूज कर रहे हैं इसका डायमेंशन क्या है? 1D। अभी जो आप एरे यूज कर रहे हैं ये 1D डायमेंशन का एरे है। अगर आपको कभी डायमेंशन चेक करनी हो तो आप यूज करेंगे एरे डॉट एनडिम। एरे का नाम जिस भी वेरिएबल में आपने एरे स्टोर किया है, डॉट एनडिम, ये नंबर ऑफ डायमेंशन बताएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ डायमेंशन बताएगा। आगे ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग 2D एरे। एक और एरे बनाते हैं हम लोग एरे 2 के नाम से, और इसमें हम लोग बनाते हैं 2D एरे। कैसे बनेगा? तो 2D एरे बनाने के लिए आप 2D लिस्ट का यूज करेंगे। ये 2D लिस्ट बना दी मैंने, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, और इसको प्रिंट किया एरे 2 को। प्रिंट होने के बाद ये एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, 2D फॉर्मेट में दिख रहा है। इस 2D फॉर्मेट के कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं?
2D एरे के कितने रोज कितने कॉलम है? 2/3, राइट, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स ना। डायमेंशन क्या है? तो 2D एरे है तो 2 ही होगा। तो हमने एरे 2 डॉट एंडिम चेक किया, नंबर ऑफ डायमेंशन की वैल्यू क्या आएगी? 2 है ना। अब डायमेंशन आपका 2 हो गया है। तो 1D में रोज एंड कॉलम नहीं होते, 1D एरे में रोज एंड कॉलम्स नहीं होते। डन। एरे का अगर आपको शेप देखना हो तो शेप के लिए आप यूज करते हैं एरे 2, जो एरे का नाम है डॉट शेप। शेप क्या आना चाहिए? 2/3। तो 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो एरे का साइज देखने, शेप देखने के लिए आप एरे का नाम डॉट शेप लिखते हैं और आपको एरे का शेप दिख जाता है। इसका शेप क्या होगा? ARR डॉट शेप। इसका शेप क्या होना चाहिए? इस एरे का शेप क्या है? इसमें रो कॉलम तो है ही नहीं, इसमें रो और कॉलम तो है नहीं ना। तो 1D का शेप ऐसा मिलता है आपको, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, उसको टपल में डाल के दे दिया जाता है, बस ये शेप है ना। और इसमें आपको रोज एंड कॉलम मिलता है। आपको शेप से हमेशा टपल ही मिलेगी, शेप हमेशा टपल देता है। तो अगर 1D है तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, 2D है तो रोज एंड कॉलम्स के नंबर मिलेंगे। ठीक है, शेप में हमेशा रिटर्न वैल्यू टपल होती है। एक बार रन करके चेक कर लो। इसने दिया 6 और इसने दिया 2 3। ठीक है, तो 2D में आपको दोनों शेप मिलता है, 2D में रोज भी मिलता है कॉलम भी मिलता है। 1D में रो कॉलम होते ही नहीं है, तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट दे देता है वो आपको। और 3D कैसे बनता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर भी लिस्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर मैंने एरे बनाया और एरे में 2 रोज हैं, फिलहाल एक रो में टोटल 3 एलिमेंट है, दूसरे में मैंने 4 एलिमेंट रख दिया, तो क्या होगा? तो अगर 4 एलिमेंट इसमें है तो इसके ऊपर क्या दिखाएगा? मान लो ये चीज एम्प्टी है, ये इसमें वैल्यू है, तो यहाँ क्या दिखाएगा? कॉलम तो एक ही होगा ना, एक ही कॉलम में एक वैल्यू खाली और एक वैल्यू डेटा है उसमें। तो फिर क्या करेगा ये? क्या वहाँ पे वो 0 रख देगा या वहाँ पे नल वैल्यू आएगी या क्या होगा? चेक करें। ये मान लो ऐसा है कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 के नीचे 4, ये तो हो गया एक कॉलम, 256 5
3 6.6 इतना तो ओके है। इसमें नीचे 5 है, ऊपर का कोई एलिमेंट ही नहीं डिफाइंड है। तो ऊपर का एलिमेंट अगर डिफाइन नहीं है तो क्या वहां पे वो नल फिल कर देगा या फिर 0 फिल कर देगा या क्या होगा? ठीक है, तो ये एरर देगा, है ना। आप एरे में ये विदाउट सिमेट्री डेटा नहीं रख सकते। आपके पास जितने रोज हैं, हर रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक एरर देता है, सेटिंग एन एरे एलिमेंट विथ सीक्वेंस द रिक्वेस्टेड एरे हैज एन इनहोमोजेनस शेप आफ्टर 1 डायमेंशन, द डिटेक्टेड शेप वाज 2 इनहोमोजेनस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे शेप की प्रॉब्लम आ गई। अब इस शेप को सही करने के लिए या तो आप उसमें एक एलिमेंट ऐड करो या तो इसमें से एक एलिमेंट कम करो, है ना, तभी ये एरे सही काम करेगा। ठीक है, तो एवरी रोज हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एरे में आप डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट का एरे नहीं बना सकते। ठीक है, 3D बना के चेक करते हैं। 3D बनाने के लिए आप यूज करते हैं np.array। इसमें हमने एक लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर लिस्ट लिया। ठीक है, ये बन गया आपका 2D लिस्ट। ऐसा यहाँ पे भी हम बना देते हैं 2D लिस्ट। एक 2D ये है, एक 2D ये है, राइट, और इसको एक हमने लिस्ट के अंदर रख दिया, तो ये बन गया 3D। डेटा ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं 5 3 9 4। ठीक है, इस 2D का शेप क्या है? इस 2D का शेप क्या है? 2,3 है ना, 2 रोज हैं 3 कॉलम है। ठीक है, इस 2D का शेप क्या है? सेम, राइट। अब पहले एरे को प्रिंट करते हैं, फिर एरे के नंबर ऑफ डायमेंशन को प्रिंट करते हैं, फिर एरे के शेप को प्रिंट करते हैं। पहले एरे को प्रिंट किया, तो अगर एरे को प्रिंट किया तो आपका एरे ऐसा था, है ना। एक एरे के अंदर 2D के 2 एरे, ये बन गया आपका 3D। आप इसका नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करेंगे तो ये 3 दिखाएगा।
गया। शेप में क्या आया? शेप में आया है 2/2/3, ये है। ये 2 क्या है? 3 इसमें वैल्यूज हैं, जिसमें कि ये जो 2/3 है ये आपके 2D का शेप है। आपका 2D का शेप 2/3 का ही है, तो 2/3। और ये क्या है? ये है नंबर ऑफ 2Ds। टोटल कितने नंबर ऑफ 2D? 2। तो 2 2D है और दोनों का शेप 2/3 2/3 का। समझ आया? तो ये हमने 3 अलग अलग डायमेंशन में एरेज बना लिए, 1D 2D और 3D। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे मिलते हैं, मंडे को करेंगे इसको आगे। 3 3 आया ना, ये तो 3D में चला गया, तो 3D आएगा।